कक्षा 9वीं अध्याय 1 लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों। पुस्तक जो है लोकतांत्रिक राजनीति। आज हम इसमें एक नया बिंदु लेके इस वीडियो में हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं। आज हम कक्षा 9वीं में लोकतंत्र के बेहतर अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने परिभाषाओं के सार, विशेषताएं, लोकतंत्र की 4 बड़ी विशेषताएं, उसका सारांश, ये चीज़ें पढ़ ली हैं। आज हम लोकतंत्र के बेहतर अर्थ के बारे में चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने लोकतंत्र के शासन को एक स्वरूप के बारे में पढ़ा है। लोकतंत्र इस प्रकार की व्याख्या में न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। अभी हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र क्या होता है? इसमें जो शासन जो सरकार चलाते हैं उनको जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। कहने का मतलब जनता के प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, उसी को हम प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र कहते हैं। यानी जनता वोट डालती है प्रत्यक्ष रूप से। और जैसे इंडिया भारत में है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वो शासन और सरकार चलाते हैं, कार्य करते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही होती है। तो वो लोकतंत्र क्या कहलाता है? प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ें। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं। सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार प्रतिनिधियों को होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी भी होता है। कहने का मतलब है कि हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। यानी ये नहीं है कि सारे जो सरकार के फैसले होते हैं उसमें जनता की भागीदारी कहीं हो। जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ऐसा कर पाना संभव नहीं है। फिर भी सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार जो होता है उन प्रतिनिधियों को होता है जो बहुमत के द्वारा शासन में आए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है उसमें जो सरकार बनती है वो बहुमत के साथ काम करती है और जनता के प्रति जवाबदेही उनकी तय होती है। तो यह जरूरी भी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बिठाकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं हो सकता। क्योंकि बहुमत के फैसले जब प्रतिनिधि लेता है तो ऐसा कहने को मतलब है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्यों नहीं जनता की हर बात में जनता से पूछा जाता। इसका कारण ये होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र सफल इसलिए है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अधिक हो गए। जैसे भारत का उदाहरण ले लो, 137 करोड़ आबादी है। 137 करोड़ आबादी में फैसला लेने के लिए बार बार जनता के पास आना असंभव लगता है। बार बार जनता के पास आप नहीं पहुंच सकते, नहीं पूछा जा सकता हर बात के लिए, क्योंकि अगर ऐसा प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो वो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी तो फैसलों में देरी होगी। और जिस समय जो फैसला लागू करना होगा उससे लेट लागू होगा तो उसका प्रभाव और उसका लाभ जो है वो नहीं पहुंच पाएगा जनता के बीच में। तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात है, अगर ऐसा संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता, कौशल नहीं होता। चलो मान भी ले एक बार कि ऐसा संभव कर देते हैं कि सरकार पूछेगी हर बात के लिए हर व्यक्ति से बहुमत के फैसले लेने में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकार के लिए संभव नहीं हो। हर नागरिक के लिए भी हर फैसले में भाग लेने का समय या इच्छा या योग्यता, कौशल नहीं होता। योग्यता और कौशल की बात की जाए और इच्छा और समय की बात की जाए तो हर नागरिक के पास ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। समय भी कम होता है, इच्छा भी नहीं होती बार बार वोट किसी चीज़ में भाग लेने की, तो ये संभव नहीं हो पाता।
लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। यानी लोकतांत्रिक फैसले क्या मतलब होता है कि जो उस फैसले से प्रभावित होने वाले हैं, जनता जो प्रभावित होने वाली है, उन सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उस फैसले को लिया जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर जनसंख्या कम हो, लोग थोड़े हों, तब तो संभव है। लेकिन जब जनसंख्या ज़्यादा है तो बार बार सरकार का जनता के पास आना असंभव सा नजर आता है। इस प्रकार लोकतंत्र ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। वास्तविकता में लोकतंत्र तभी आएगा जब निम्न बातों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। कौन सी निम्न बातें? इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं होगी। वास्तव में सबको भोजन मिलेगा, हर एक उस गरीब तक भोजन पहुंचेगा। और ये जिम्मेदारी सरकार अपनी तय करे। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि भोजन कैसे उपलब्ध कराएगा, खाद्य सुरक्षा कैसे उपलब्ध कराएगी। तो ये तभी वास्तव में लोकतंत्र आएगा जब भूखे पेट सोने की ज़रूरत किसी को नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने को कि नहीं समान भूमिका निभानी चाहिए। फैसला लेना नहीं जरूरी है, भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार पर की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि 5 साल बाद नियमित रूप से वोट डाल दिया, सरकार सुन ली और सुस्त होकर बैठ गया, ऐसा नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा के बारे में बात नहीं की है, बल्कि लोकतंत्र को शासन के रूप में ही पढ़ा है। हम इस किताब में व्यापक अवधारणा मतलब पूरा लोकतंत्र के पूरी विस्तार से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल लोकतंत्र को एक शासन प्रक्रिया के रूप में इस पुस्तक में और पहले पाठ में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा इस अध्याय में की गई है वह केवल लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। ये न्यूनतम शर्तें हैं, ये व्यापक अवधारणा नहीं है लोकतंत्र की। शासन के रूप में लोकतंत्र को हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते तो इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ये बात इसमें दी गई है कि ये जो बातें बताई है ये कोई आदर्श लोकतंत्र की विशेषताएं नहीं है। आदर्श लोकतंत्र के लिए निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।